नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो रही होगी। मेरा नाम है हेमंत सोलंकी और स्वागत करता हूं मैं आपका आज की नई वीडियो और मेरे चैनल एचएस स्टडी केंद्र पर। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री यानी कि इतिहास का चैप्टर नंबर 2, राजा, किसान और नगर। और यह इस चैप्टर की वीडियो का पार्ट 4 है। यह इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के साथ में हमारा यह चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आपको इस चैप्टर की 3 वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा दी है। आप पहले उसे देखें, उसके बाद ही इसी वीडियो को देखना। और उन तीनों वीडियो के लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और बाकी वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको इस चैप्टर को एनिमेशन के माध्यम से समझाया जाएगा। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला विषय, जो कि है अग्रहार। तो देखिए, अग्रहार क्या होता है। तो अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं, यानी कि उस भूमि के टुकड़े को कहते हैं जो कि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। और उस भूमि के बदले में ब्राह्मणों से कोई भी भूमि कर या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का कर यानी कि टैक्स वसूला नहीं जाता था। और ब्राह्मणों को खुद ही यह अधिकार दे दिया गया था कि वह स्थानीय लोगों से कर वसूल सकते हैं। और कई धार्मिक संस्थाओं को भी दान दिया गया था, जिसका विवरण इतिहासकारों को दानात्मक अभिलेखों में मिलता है। अब देखते हैं हमारा दूसरा विषय, जो कि है नगर एवं व्यापार। यानी कि उस समय कौन कौन से नगर थे, है ना, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुए थे। और उन नगरों में किस तरीके से व्यापार किया जाता था। तो इसमें हम 3 उपविषय पढ़ेंगे। सबसे पहला उपविषय होगा विषय 2.1 नए नगर। दूसरा विषय 2.2 नगरीय जनसंख्या। और तीसरा यानी कि विषय 2.3 उपमहाद्वीप और इससे बाहर का व्यापार। देखते हैं हमारा पहला उपविषय यानी कि विषय 2.1 नए नगर। देखिए, हमने पहले 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये महाजनपद नहीं है। महाजनपद एक राज्य हुआ करते थे, है ना, बड़े बड़े। जो नगर थे वह राज्य के अंदर आए करते थे। तो इसमें हम उन नगरों की बात करेंगे जिनका विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थी, क्योंकि विकसित नगर को ही किसी भी राज्य की राजधानी बनाई जाती है। और यह सभी जो नगर थे वह संचार मार्गों के किनारे पर बसे हुए थे, यानी कि जहाँ से संचार आसानी से हो सके ऐसी जगह वह बसे थे। तो उन नगरों की बात करें तो पाटलिपुत्र जैसे कई नगर जो कि नदी मार्ग के किनारे बसे हुए थे, जिससे कि नदी मार्ग के द्वारा जनसंचार आसानी से किया जा सकता था। दूसरा, उज्जैनी जैसे कई नगर जो कि भूतल मार्ग पर स्थित थे, जहाँ से भूमि के मार्ग से जनसंचार आसानी से किया जा सकता था। तीसरा, पुहार जैसे कई नगर जो कि समुद्र तट पर स्थित थे। इसके अलावा हम बताएंगे कि मथुरा जैसे कई नगर जो कि व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र थे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वह कौन कौन से नए नगर थे और क्यों थे। अब देखते हैं हमारा दूसरा उपविषय यानी कि विषय 2.2 नगरीय जनसंख्या। तो इस शब्द का अर्थ है कि जो नगर हमने अभी अभी पढ़े हैं ना, नए नगर जिनका विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, उस नगर में कौन कौन से वर्ग के लोग रहते थे, है ना, कौन कौन से लोग रहते थे, उनका क्या काम था, वह क्या काम करते थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शासक वर्ग। जो शासक वर्ग और राजा थे, ये सब किलेबंद नगर में रहते थे। और इन क्षेत्रों में आज खुदाई नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आज भी लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी जितनी हो सकती थी उतनी इतिहासकारों ने खुदाई की, जिसमें उन्हें मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली जिन पर चमकदार कलाई छड़ी होती थी, जिन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहते हैं। तो यह आपके पेपर में 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र किसे कहते हैं। तो इसे आप बिल्कुल याद रखना कि वह मिट्टी के कटोरे और थालियाँ जिन पर चमकदार कलाई छड़ी होती थी। इसके अलावा सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथीदांत और शीशे जैसे पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी भी इतिहासकारों को मिली है। और जब द्वितीय शताब्दी से पूर्व आते आते इतिहासकारों को कई नगरों में दानात्मक अभिलेख मिले, जिसमें दाता के नाम के साथ में उनके व्यवसाय भी लिखे गए थे। और इससे इतिहासकारों को जानकारी मिलती है कि उस समय कौन कौन से व्यवसाय थे जो कि प्रचलन में थे। तो इसमें धोबी यानी कपड़े धोने वाला, लिपिक, बढ़ई, कुमार, स्वर्णकार, लोहोकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं जैसे व्यवसाय का उल्लेख था, जिससे कि इतिहासकारों को यह जानकारी मिली कि उस समय कौन कौन से व्यवसाय प्रचलित थे। इसके अलावा इतिहासकारों को उत्पादक और व्यापारियों के संघ का भी पता चला, जिसे श्रेणी कहते थे।
ये भी आपके पेपर में 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि श्रेणी किसे कहते हैं। तो श्रेणी उत्पादक और व्यापारियों के संघ को कहते हैं, जिनका काम होता है कच्चे माल को खरीदना, फिर उनसे वस्तुओं को तैयार करके बाजार में बेचना। अब देखते हैं हमारा तीसरा उपविषय यानी कि विषय 2.3 उपमहाद्वीप और इससे बाहर का व्यापार। यानी कि हमने जो अभी नगर पढ़े हैं जिनका विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, उसमें किस तरीके से व्यापार किया जाता था, है ना। तो व्यापार के भी वहाँ पे साक्ष्य इतिहासकारों को मिले हैं। तो देखते हैं कि उस समय उन नगरों में किस तरीके से व्यापार किया जाता था। तो देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्ग और भूमि मार्ग का मानो जालसा ही बिछ गया था। जालसा बिछ गया था इसका अर्थ होता है कि हर दिशा में जो है भूमि मार्ग और नदी मार्ग विकसित हो चुके थे। अगर हम जल मार्गों की बात करें तो भारत के अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक जो है जल मार्ग बन चुका था। यानी अरब सागर से होते हुए हम उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक जा सकते थे या किसी भी वस्तुओं को ले जाया और लाया जा सकता था। दूसरा, बंगाल की खाड़ी से हम चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक जो है किसी भी सामान को ले जा सकते थे, ला सकते थे, आ जा सकते थे। बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक जो है जल मार्ग भी विकसित हो चुका था। इसके अलावा नमक, अनाज, कपड़ा, धातु आदि जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे, जिन्हें पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी बैलगाड़ियों और घोड़े खच्चरों के माध्यम से समुद्री मार्गों से भी ले जाया जाता था। और रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले, कपड़े, जड़ी बूटियों की भारी मांग थी और इन सभी वस्तुओं को जो है अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता था। तो इस तरीके से वहाँ पर जो है व्यापार व्यवस्था थी। और एक व्यापारी वर्ग जो कि बड़े ही विकसित हुआ है ना, जो कि बड़ा ही धनी हुआ, जिन्हें हम तमिल भाषा में मस्तुवन और प्राकृतिक भाषा में सतवाह और सेठी के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही सफल और बड़े धनी व्यापारी जो है उस समय बने थे। अब देखते हैं हमारा तीसरा विषय जो कि है सिक्के और राजा। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस किस प्रकार के सिक्के प्रचलन में आए और उन सिक्कों को किस राजा द्वारा जारी किया, उसे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, जब सिक्के प्रचलन में आए तो उससे क्या था, व्यापार के लिए विनिमय जो है कुछ हद तक आसान हो गया था। क्योंकि पहले क्या था, वस्तु के बदले लोग वस्तु खरीदते थे, लेकिन अब सिक्के के बदले खरीदते हैं। तो सबसे पहले आहत सिक्के आए जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलन में आए थे और यह चांदी और कुछ तांबे के मिश्रण वाली धातु से बने हुए थे। और इसके बाद में हिंद यूनानी राजाओं ने जो है शासकों की प्रतिमा और नाम वाले सिक्के जारी किए। यानी कि सिक्के के एक तरफ जो है राजाओं की ना प्रतिमा थी और दूसरी तरफ जो है उन राजाओं के नाम लिखे गए थे। और कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है किस वंश के राजाओं द्वारा जारी किए गए थे, तो वह कुषाण वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए थे। लेकिन अगर हम बात करें शुद्ध सोने के सिक्के यानी कि प्योर गोल्ड के जो कॉइन्स थे, वह गुप्त काल में गुप्त शासकों ने जारी किए थे। यानी इसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं थी, कोई भी अन्य धातु नहीं मिलाई गई थी, इसमें केवल और केवल गोल्ड था यानी कि सोना था। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के जो योद्धे थे और कबायली गणराज्य थे, उन्होंने भी सिक्के जारी किए जो कि तांबे के थे। और इस क्षेत्र से इतिहासकारों को हजारों की संख्या में जो है तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो आई होप कि आपको ये सिक्के और राजा वाला विषय समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले विषय पर जो कि हमारा विषय नंबर 4, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। तो देखिए हमने अभी तक पढ़ा कि हमें अभिलेखों से यह पता चला, हमें अभिलेखों से वह पता लगा, है ना। इस बारे में हमें जानकारी जो है अभिलेखों से मिलती है। लेकिन कि आखिर इतिहासकारों ने अभिलेखों का अर्थ निकाला कैसे, है ना, इतिहासकारों ने अभिलेखों को पढ़ा कैसे। तो सबसे पहले हम बात करें ब्राह्मी लिपि की। तो 18वीं सदी में जब यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया, तो पांडुलिपियों के अक्षरों की तुलना जो है ब्राह्मी लिपि के अक्षरों से की और उन्होंने कई कोशिश की, कई अथक प्रयास किए और परिणाम निकला कि वह ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफल हो गए। और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। इस टेबल में एक तरफ आपको अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि और दूसरी तरफ वर्तमान समय की देवनागरी लिपि के अक्षर दिख रहे होंगे। तो इतिहासकारों ने इन दोनों अक्षरों में समानता ढूंढने की कोशिश की, है ना, और उन समानता के आधार पर उन्होंने इसका अर्थ निकाला। अब देखते हैं खरोष्टी लिपि का अर्थ कैसे निकाला इतिहासकारों ने। तो देखिए खरोष्टी लिपि जानने में इतिहासकारों ने हिंद यूनानी राजाओं के सिक्कों की सहायता ली, क्योंकि जो
हिंद यूनानी राजाओं ने जो सिक्के जारी किए थे ना, उसमें राजा के नाम यूनानी और खरोष्टी लिपियों में लिखे गए थे, यानी कि दोनों ही लिपियों में नाम लिखे गए थे। और इतिहासकारों को यूनानी भाषा का ज्ञान था, जिससे कि यूनानी अक्षरों का मेल खरोष्टी लिपि के अक्षरों से किया गया। अब देखिए, सिक्के थे जो, उसको अलग अलग राजाओं ने जारी किए हिंद यूनानी के, और अलग अलग राजा के अलग अलग नाम थे जिसमें अलग अलग अक्षर आते थे। तो उन अक्षरों से जो एक वर्णमाला इतिहासकारों ने तैयार कर ली और खरोष्टी लिपि का भी अर्थ निकाल लिया। अब देखते हैं हमारा पांचवा विषय है, जो कि है अभिलेख साक्ष्य की सीमा, यानी कि जो अभिलेखों से इतिहासकार इतिहास के बारे में जानकारी निकालते हैं, उसमें क्या क्या कठिनाई आती है ना, किन कारणों से जो है हम अभिलेखों से पूरी जानकारी नहीं ले पाते। सबसे पहली सीमा है शब्दों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, यानी कि कई बार क्या था, किसी किसी अभिलेखों में शब्दों को हल्के ढंग से खोदा जाता था, जिससे कि वह समय के साथ में भर जाते थे और फिर उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। दूसरा कि लंबे समय से जो है कई अभिलेख जमीन में दबे रहते हैं, जिस कारण ये नष्ट हो जाते हैं या फिर ये टूट जाते हैं, जिससे कि इसका आधा भाग इधर उधर कहीं खो जाता है और हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती। तीसरा, अभिलेखों से केवल जो है बड़े बड़े लोगों के क्रियाकलाप या फिर जो इनको बनवाते हैं उनके क्रियाकलाप और उपलब्धियों का ही पता लगता है। समाज में आम आदमी के जीवन में क्या चल रहा है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। तो आज की इस वीडियो में मुझे आपको जितने टॉपिक समझाने थे मैंने समझा दिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।